नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुख करते हैं खबरों का। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली में कोरोना के 416 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 416 नए मामले सामने आए। आपको बता दें, संक्रमण दर 14.14% के आसपास। अस्पताल प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश। तो दिल्ली में संक्रमण दर लगभग 14% से अधिक पहुंची। मथुरा में एक्टिव केस की संख्या हुई 5। मुरादाबाद में डॉक्टर समेत 11 कोरोना संक्रमित। 75 दिन बाद फिर से कोरोना ने दी दस्तक। संभल और अमरोहा में 3-3 पेशेंट मिले। आपको बता दें, अमरोहा में सीएचसी में डॉक्टर सहित 3 स्टाफ कोरोना में संक्रमित मिले। सहित जनपद में 8 मरीज हुए। पिछले 20 दिन में मिले 10 मरीज। आपको बता दें, पिछले 20 दिन में 10 नए मरीज मिले हैं जनपद में। हरदोई में बढ़ रहा कोरोना का खतरा। तो अलग अलग जिलों से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। हरदोई में एक नया केस मिला है कोरोना संक्रमित। तो देश भर में कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें, संक्रमण दर 14% से अधिक पहुंची। अस्पताल प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश। तो अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर। मथुरा में एक्टिव केसों की संख्या हुई 5। साथ ही मुरादाबाद में डॉक्टर समेत 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 75 दिन बाद फिर से कोरोना ने दी दस्तक। संभल और अमरोहा में 3-3 नए कोरोना संक्रमित पेशेंट मिले। आपको बता दें, अमरोहा में सीएचसी में डॉक्टर सहित 3 स्टाफ कोरोना संक्रमित मिला। अमरोहा में अब कुल मरीजों की संख्या हुई 8। पिछले 20 दिन में 10 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। तो कोरोना से जुड़ी अहम अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों पर कोरोना की अलग अलग स्थितियों की अपडेट हम दे रहे हैं। और अभी हमारे संवाददाता दिल्ली से कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही शैलेंद्र जैन संवाददाता ललितपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कुलदीप भरत के पास आएंगे। कुलदीप, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या स्थितियां हैं वहां की? अस्पतालों में किस तरीके का माहौल बना हुआ है? कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। शनिवार को यहाँ कोविड-19 के 416 नए मामले सामने आए, जो 7 महीनों में सबसे ज्यादा आंकड़ा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में अनुसार शहर की जो कोविड संक्रमण की दर थी वो भी 14.37 दर्ज की गई, जो 7 महीनों में सबसे उच्च स्तर पर रही है। वहीं कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि में उत्पन्न हो रही है चिंताएं, उनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की थी, जिसके अंदर एलएनजीपी और तमाम जो हेल्थ से जुड़े अधिकारी हैं उन सभी को मीटिंग के अंदर बुलाया गया था। उन्होंने दिल्ली के निवासियों को भी आश्वासन दिया कि सरकार सभी आवश्यक उपायों को करने में लागू कर रही है और घबराने का तत्काल कोई कारण नहीं है। दिल्ली के स्कूल भी अपने तो नेटवर्क की समस्या की वजह से हमारे संवाददाता कुलदीप भरत से हमारा संपर्क टूट गया है। हम शैलेंद्र जैन जो संवाददाता ललितपुर से हैं, शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। ललितपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या क्या है, अस्पतालों की स्थिति कैसी है और प्रशासन की क्या इंतजाम है? जी जी मैं बता दूं कि अभी जो ललितपुर में है, कल ही जो 3 मरीज यहाँ पॉजिटिव निकले थे, जिसमें
यहाँ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस कारण से यहाँ के प्रशासन ने जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं उनके निवास पर लगभग 50 पुलिस कर्मियों की कोविड की जांचें कराई हैं, लेकिन इनका रिजल्ट आज शाम तक दिया जाएगा। वहीं यहाँ जनपद में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट भी लगातार जारी है और प्रशासन की तरफ से यहाँ आइसोलेशन पार्ट भी पूरी तरह से तैयार है। प्रत्येक CSC PSC पे भी यहाँ जांचें चल रही हैं और साथ ही दवा की किटें भी तैयार कर दी गई हैं और शासन के आदेश के अनुसार यहाँ 11 और 12 तारीख को यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जाएगा कि इनकी क्या तैयारी है। लेकिन अभी यहाँ कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन तो बंद है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जांच और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अनुपात भी यहाँ का 1:23 चल रहा है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। लोगों की जो भी अगर संक्रमित होते हैं उनसे बराबर कॉन्टेक्ट में रहा जाता है और उन्हें दवा वगैरह देकर उन्हें संक्रमित ना हो कहीं भी, इसलिए उन्हें पूरी सावधानियां भी बताई जा रही हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस अभी लोगों की समस्या का कारण बना हुआ था, H3N2 वायरस, जिससे अस्पतालों में वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, ऊपर से अब ये कोरोना का डबल अटैक हो रहा है, तो अस्पतालों की कैसी तैयारी है? स्वास्थ्य महकमा इस पर किस तरीके के नजर बनाए हुए है, कैसी तैयारी कर रहा है? जी, स्वास्थ्य महकमा का कहना है कि हमारी कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा के बारे में कहा जाए तो उन्हें दवा दे दी जा रही है और यहाँ अभी जांच तो शुरू नहीं हुई है उसकी, लेकिन अस्पतालों में देखा जाए तो भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं वहाँ कई खांसी और बुखार जैसे मरीज आ रहे हैं, लेकिन इन्हें दवा देकर, वैसे गंभीर स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें दवा देकर स्वस्थ किया जा रहा है। जी, हमारे संवाददाता सीरब चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से। सीरब, अमरोहा के कैसे हालात हैं? कोरोना जिस तरीके से नए सिरे से पैर पसार रहा है, हर दिन नए मरीज बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, तो अमरोहा के कैसे हालात हैं? प्रशासन की कैसी तैयारी है? स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल बताते हैं। अगर अमरोहा की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अभी मुस्तैद नहीं है, क्योंकि इसमें रोज नए केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसमें अब तक 20 दिन में लगभग 8 से 10 मरीज कोरोना के मिल चुके हैं। और अगर बात की जाए इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा ने भी अपना पूरी तरह से पूरे प्रदेश के साथ साथ में अमरोहा में भी दस्तक दे दी है। और अगर कोरोना को देखें तो अमरोहा जिले में पूरी तरह से अभी स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का अभी ना ही यहाँ पे मास्क अलाउड किया गया है। अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को तो मिल रही है, लेकिन लोगों में और मरीजों में अभी मास्क का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं देखा जा रहा है। जी सीरब, हम बात करेंगे अस्पतालों में, जैसा कि आपने बताया भीड़ की, तो प्रशासन ने जागरूकता के लिए, जिससे कोरोना मैन टू मैन आगे ना बढ़े, उसके लिए जागरूकता की किसी तरह की तैयारी की है कि लोगों को जागरूक किया जाए जिससे ये कोरोना आगे ना बढ़े? जी बिल्कुल। अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो अमरोहा में अभी इस तरह की कोई भी तैयारी नहीं की गई है, क्योंकि जो CSC है, जो छोटे अस्पताल हैं, उनमें अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या तो है, दिखाई पड़ रही है, लेकिन किसी भी तरह की अभी कोई ऐसी तैयारी नजर नहीं आई है जिससे कि कोरोना के पैर पसरने के साथ साथ में उसमें जो बढ़ती संख्या पे रोक लगाई जा सके। अगर अमरोहा में तैयारियों की जाए तो कहीं पे भी अभी प्रशासन भी अलर्ट नहीं है, क्योंकि अगर जगह जगह जैसे कहीं पे भीड़ भाड़ वाले एरियो में जो सिटी है उनमें अगर मास्क का प्रयोग किया जाएगा तो इसमें जो कोरोना जो संक्रमित होने का जो खतरा है वो पूरी तरह से कम होता नजर आएगा। जी, हम अपने संवाददाता कुलदीप भरत के पास आना चाहेंगे। कुलदीप, जिस तरीके से दिल्ली में बाकी जिलों और बाकी जगहों की अपेक्षा दिल्ली में कोरोना का एक तरह से विस्फोट जैसी स्थिति है, कोरोना सबसे ज्यादा पेशेंट कोरोना के दिल्ली में मिल रहे हैं। आपको रेशियो बता दें 14% के आसपास है, तो दिल्ली के लिए कितना ये खतरनाक है? जिस तरीके से आबादी के लिहाज से देखा जाए, राजधानी है दिल्ली, तो कितनी तैयारियां हैं दिल्ली सरकार की?
देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा पिछले हफ्ते अस्पतालों के अंदर मॉक ड्रिल की गई थी, जिसके अंदर बेडों पे जो ऑक्सीजन लगाई गई थी, ऑक्सीजन कितने बेड खाली है, क्योंकि जो कोरोना के पेशेंट है उनके लिए रिजर्व बेड रखने के लिए बोला गया है। तमाम अस्पतालों के अंदर जो एलएनजेपी हो गया, गंगाराम, संजय गांधी, अम्बेडकर, जो भी दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल आते हैं, क्योंकि उनके तमाम ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जितने भी इक्विपमेंट है ऑक्सीजन से रिलेटेड उनकी जांच की गई और एक मॉक ड्रिल करके देखा गया कि किस तरह से अगर आपातकालीन स्थिति होती है तो हम लोग कितना तैयार है। वहीं टीकाकरण के लिए भी जारी कर दिए गए, तो टीकाकरण की जो बूस्टर डोज है वो भी अभी दिल्ली के अंदर लोगों ने पूरी तरह से बूस्टर डोज नहीं ली पाई है, क्योंकि करीब 1.5 करोड़ लोग हैं जिसमें बूस्टर डोज लग रही है और 50 लाख से ज्यादा लोग अभी और भी हैं जिनको बूस्टर डोज लगानी बाकी है। और भाई इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा और सिम्टम्स के कारण भी लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कोरोना और इन्फ्लुएंजा के सिम्टम दोनों ही एक तरह के हैं, जिसको लेकर लोग कोरोना की जांच कराने से भी घबरा रहे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के जो वायरस है वो कोरोना से मिलता जुलता है और कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। जिस तरह से नया वेरिएंट आया है जिसको लेकर लोग बीमार पड़ रहे हैं और सीधा डायरेक्ट अटैक, उसका जो अटैक होता है वो बताया जा रहा है गले के अंदर अटैक होता है, पूरी गला चोक कर दिया जाता है, आवाज पूरी 12-13 दिनों तक, करीब 2 हफ्ते तक आवाज बंद रहती है। ऐसे सिम्टम्स को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं मास्क को लेकर भी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि मार्केट हो, अस्पताल हो, लोग मास्क पहनना भूल चुके हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द निर्देश जारी करने चाहिए ताकि लोग समझ सके और मास्क को पहनकर अस्पतालों में जाए, जिससे कि लोग अपनी भूमिका समझे, अपनी जिम्मेवारी समझे, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से भारत से गायब नहीं है। जी भरत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीरप चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शैलेंद्र जैन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता अलग अलग जनपदों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम अहम जानकारी दी कोरोना से जुड़ी। तो आपको बता दें, कोरोना संक्रमण लगातार देश में बढ़ रहा है, लगातार नए एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, रुकते हैं यहाँ ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। बसपा कार्यालय पर आज होगी बड़ी बैठक। तो आपको बता दें, बसपा कार्यालय पर एक अहम बैठक आज होनी है। मायावती करेंगी बड़ी बैठक। निकाय चुनाव को लेकर मायावती करेंगी बैठक। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर मायावती करेंगी बैठक। बसपा अध्यक्ष मायावती करेंगी बड़ी बैठक। जोन इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, जिला अध्यक्ष सभी रहेंगे मौजूद। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बसपा कार्यालय पर आज होनी है बड़ी बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगी सियासी बैठक, साथ ही सियासी मंथन भी होगा। निकाय चुनाव को लेकर मायावती करेंगी ये अहम बैठक। बसपा अध्यक्ष मायावती बैठक की अध्यक्षता करेंगी। पार्टी अधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। निकाय चुनाव को लेकर मायावती ये अहम बैठक करेंगी। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती करेंगी बड़ी बैठक। जोन इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, बसपा कार्यालय पर आज होनी है बड़ी बैठक, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको बता दें, मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। निकाय चुनाव को लेकर मायावती करेंगी बड़ी बैठक। तो आपको बता दें, ये निकाय चुनाव से पहले पहली बैठक है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। निकाय चुनाव को लेकर मायावती करेंगी बैठक। जोन इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बसपा कार्यालय पर यह अहम बैठक होनी है। मायावती की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगी सियासी चर्चा। निकाय चुनाव को लेकर यह अहम बैठक होनी है।
तो निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक करेंगी मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी बड़ी बैठक। तो आपको बता दें निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा और कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगी मायावती। तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां द्वारिका में शनिवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह कार सवार वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पालम की ओर भाग गए। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि आपसी रंजिश की वजह से वकील की हत्या की गई है। आपको बता दें हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। द्वारका सेक्टर 1 की लाल बत्ती के पास बाइक पर आए 2 हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। आपको बता दें वकील को 2 गोलियां लगी। कॉल सेंटर कर्मी ने उन्हें पास के मणिपाल अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवीण, ये गोली मारने की घटना लाइव तस्वीर ये सामने आई है, क्या था पूरा मामला, अपडेट बताइए। जी मैं आपको बता दूं, कल 4:20 पे पुलिस को कॉल मिली थी कि रोड पे पालम के आसपास एक जगह पर एक गाड़ी में जाते हुए व्यक्ति को ताबड़तोड़ गोलियों से छन्नी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जिस टाइम वकील साहब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उस टाइम पे इन 2 हमलावरों ने बाइक पर आकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और मौके पे जब वहां पे जो राहगीर थे उन्होंने उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया। भर्ती कराने पर जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने उसी टाइम उन्हें मृतक घोषित कर दिया था। और उसके बाद में जब उनकी छानबीन की गई तो पता लगा कि उनका नाम वीरेंद्र कुमार बताया जा रहा है और 53 वर्षीय उम्र बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि ये हाई कोर्ट में वकालत करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और इनका इसकी माने तो एम यशवर्धन जो डीसीपी साहब हैं द्वारका के, उन्होंने बताया कि ये इनका परिवार में भी विवाद चल रहा था। वैवाहिक जीवन जो इनका है, इनकी जो मिसेज है वो घर से अलग रहती थी बच्चों के साथ में। और कहीं ना कहीं पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है। और ये सन्नौट गांव के रहने वाले हैं जो कि दिल्ली से लगा हुआ गांव है। वहां पे इनकी काफी सारी जमीनें हैं और जमीनों पे भी काफी सारा विवाद चल रहा था। और उसके चलते पुलिस उस एंगल से भी इसकी सारी जांच पड़ताल कर रही है। अलग अलग एंगल से इसकी जांच हो रही है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं 2017 में भी एक बार रोहिणी कोर्ट में वकील साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसमें कोर्ट ने इनको क्या कहते हैं सुरक्षा भी मुहैया कराई थी, जिसमें एक गनमैन भी मुहैया कराया गया था। लेकिन 2021 के अंदर वो गनमैन और सुरक्षा हटा दी गई थी विवादों के चलते कि उनका विवाद शांत हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अभी इसको दोनों एंगलों से देख रही है कि हो सकता है कि इनकी मिसेज जो अलग रहती हैं उन्होंने कहीं ऐसा ना करवाया हो, या फिर जो सन्नौट गांव के अंदर इनकी जमीन पड़ी हुई है उन जमीनों पे जो विवाद चल रहा था उस विवाद के चलते कहीं इनका मर्डर ना कराया हो। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने ये तक कहा है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इनको गोली मारी है वो क्या कहते हैं सुपारी किलर हो सकते हैं। और ये अभी जिस रूट से वो आए थे और जिस रूट की तरफ वो गए हैं उनके सारे सीसीटीवी पुलिस खंगालने में लगी हुई है। और पुलिस के साथ साथ डीसीपी यशवर्धन जी ने क्या कहते हैं ऑपरेशन सेल की टीम को और जिस जगह इनको गोलियां लगी हैं उस थाना अंतर्गत सभी टीमों को अलर्ट कर दिया है। ऑपरेशन सेल की टीम को अलर्ट कर दिया है। जल्द से जल्द जिन भी लोगों ने इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं उनको हिरासत में लेने की तैयारी डीसीपी यशवर्धन जी कर रहे हैं। जी
हाँ प्रवीण, जिस तरह दिल्ली पुलिस काफी हाईटेक मानी जाती है और सरेराह ये आप जैसा कि बता रहे हैं लाल बत्ती की ये घटना है, तो हमलावरों तक पुलिस अभी पहुंच नहीं पाई है, तो क्या कर रही है पुलिस? कितनी ढुलमुल रवैया है? एक वकील जिसको पहले सुरक्षा दी गई थी उसकी सरेराह गोली मार के हत्या कर दी जाती है और सरेराह चौराहे पर हत्या हो जाती है और पुलिस अब तक हत्यारों को खंगाल नहीं पाई, हत्यारों का सुराग नहीं मिल पाया पुलिस को। पुलिस जो द्वारका के डीसीपी हैं एम यशवर्धन, उन्होंने ऑपरेशन सेल की टीम को इसके लिए तैनात किया है और जहां पे ये वारदात हुई है वहां से लेके जिस तरफ राहगीर पालम की तरफ जाते हुए बताए गए हैं, पालम गांव की तरफ, तो जहां ये हत्या हुई है वहां से लगे सीसीटीवी से लेकर जहां तक इनकी अप्रोच जाती है वहां तक के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और पुलिस पूरी तरीके से जांच में जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं निकल के सामने ये भी आ रहा है, दोनों एंगल निकल के सामने आ रहे हैं कि हो सकता है कि पारिवारिक मामले में इनको गोलियां लगवाई गई हो या जो इनका सन्नौट गांव में जो जमीनी विवाद जो हाईकोर्ट में चल रहा है उसके चलते उन लोगों ने कहीं विवाद को खत्म करने के चक्कर में इनको गोलियां ना लगवाई हो। तो पुलिस कहीं ना कहीं अब इस चीज को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्तैद है और जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन पुलिस ने ये भी कहा है कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है जिन्होंने गोली मारी है, ये सुपारी किलर है जिनको सुपारी दी जाती है और उसके बाद ये वारदात को बड़ी ही चालाकी से, बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते हैं और वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं। और उसी तरीके की घटना ये हुई है, गोली मारकर पता नहीं वो बड़े आराम से उस लाल बत्ती को क्रॉस करके कौन सी जगह चले गए, जो कि पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पाए हैं। पुलिस सिर्फ अभी यही दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं से उनका सुराग मिल जाए, सभी जितने भी किलर्स हैं उनको उनकी फोटो वगैरह या सीसीटीवी से निकालकर उनको दिखाई जाएगी और उनको जल्द से जल्द, डीसीपी का कहना है कि उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, दिल्ली जैसे हाईटेक राजधानी क्षेत्र में एक वकील की हत्या हो जाती है और पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है। तो आपको बता दें, ये सनसनीखेज वारदात दिल्ली के द्वारिका से आपको दिखा रहे हैं, जहां हमलावरों ने रेड लाइट पर ही वकील को गोली मारकर हत्या कर दी। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर प्रयागराज से आ रही। माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के सूत्रों को दिया था संरक्षण। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हत्या के बाद मेरठ आए थे उमेश के हत्यारे शूटर। एसटीएफ ने अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को पकड़ा। हत्याकांड के बाद 2 शूटर मेरठ आए थे। पुलिस आरोपी को प्रयागराज लेकर गई। तो अहम अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्लापुर सीएससी पर सरकारी डॉक्टर है अतीक का बहनोई अखलाक। एसटीएफ नौचंदी पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को दिया था संरक्षण। हत्या के बाद मेरठ आए थे उमेश के हत्यारे शूटर। एसटीएफ ने अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को पकड़ा। हत्याकांड के बाद 2 शूटर मेरठ आए थे। पुलिस आरोपी को प्रयागराज लेकर गई। अब्दुल्लापुर सीएससी पर सरकारी डॉक्टर है अतीक का बहनोई अखलाक। एसटीएफ नौचंदी पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को दिया था संरक्षण। हत्या के बाद मेरठ आए थे उमेश के हत्यारे। एसटीएफ ने अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को पकड़ा। हत्याकांड के बाद 2 शूटर मेरठ आए थे।
पुलिस आरोपी को लेकर प्रयागराज रवाना हुई। आपको बता दें अब्दुल्लापुर सीएचसी पर सरकारी डॉक्टर है अतीक का बहनोई अखलाक। प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के बहनोई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद मेरठ आए थे उमेश के हत्यारे शूटर। खबरों के बीच हम आपको लिए चलते हैं सीएम धामी का दिल्ली दौरा। आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। तो बड़ी खबर ये आपको दिखा रहे हैं, दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे उत्तराखंड सदन। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में करेंगे रात्रि विश्राम। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का दिल्ली दौरा। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो इस अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम धामी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे उत्तराखंड सदन। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में करेंगे रात्रि विश्राम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही सीएम धामी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे उत्तराखंड सदन। आपको बता दें दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में करेंगे रात्रि विश्राम। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में करेंगे रात्रि विश्राम। तो पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे उत्तराखंड सदन। तो आपको बता दें दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की अहम अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेश जी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा 12:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है, क्या कुछ खास होने वाला है इस दौरे पर? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरा है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। लगभग 12:30 से 1 बजे के करीब जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में जो चाणक्यपुरी आवास में उत्तराखंड सदन में जो है वो रात्रि विश्राम करेंगे और कई दिग्गजों केंद्रीय दिग्गज नेताओं से जो है उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि 4 धाम यात्रा का आगाज जो है वो प्रदेश में इस माह होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री या तमाम जो मंत्री हैं उनको वो आमंत्रित करेंगे कि 4 धाम यात्रा के लिए जो है वो देवभूमि पधारे। इसके साथ साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं केंद्र सरकार के जो राज्य में चल रहे हैं, जिनको जल्द से जल्द पूरा करना धामी का लक्ष्य है। उनको लेकर के भी एक मुलाकात जो है केंद्रीय मंत्री से हो सकती है, जिसको लेकर के लगातार प्रयास जो है वो धामी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार जो है दिल्ली में हुए हैं मुख्यमंत्री के, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं, चाहे वो रोड मैप से जुड़े मुद्दे हो या कनेक्टिविटी जो है उससे जुड़े मुद्दे हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सशक्त उत्तराखंड बनाने का प्रयास जो है वो धामी लगातार कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार कई दौरे जो है उनके दिल्ली में हो रहे हैं। और आज का जो दौरा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि 2 दिवसीय उनका दौरा है। आज जैसे मैंने बताया कि अभी दोपहर बाद तक जो है वो लगभग पहुंच जाएंगे दिल्ली और दिल्ली में ही वहाँ
रात्रि विश्राम करेंगे। कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि अभी इन्वेस्टर G20 का कार्यक्रम जो है वो प्रदेश के अंदर चल रहा है। कई इन्वेस्टर जो है वो लगातार प्रदेश में जो है इन्वेस्ट करने की जो है सोच रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर, किन प्रोजेक्टों को लेकर के आगे बढ़ावा दिया जाए उत्तराखंड में, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के धामी आज जो है दिल्ली पहुंचे हैं और 2 दिवसीय दौरे में कई मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात जो है वो जारी रहेगी। जी राजेश जी, तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीएम धामी के दौरे को लेकर तमाम अहम जानकारी दी। इसी बीच दिल्ली से अगली अहम खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का असम दौरा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असम दौरे पर रहेंगे। गुवाहाटी में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे साथ में मौजूद। 2 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन को दिल्ली सीएम करेंगे संबोधित। तो इस वक्त दिल्ली से अहम खबर ये आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का असम दौरा आज। आपको बता दें, गुवाहाटी में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। 2 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन को दिल्ली सीएम करेंगे संबोधित। तो इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का असम दौरा आज। गुवाहाटी में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, 2 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। बात करते हैं अगली खबर की। प्रयागराज से अगली खबर आ रही है, प्रयागराज कोर्ट का निर्देश। तो इस वक्त की अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, अशरफ को फिजिकल रूप से पेशी का दिया निर्देश। पुलिस कमिश्नर को कड़ी सुरक्षा के दिए निर्देश। तो प्रयागराज से यह अहम खबर आ रही है, इस वक्त कभी भी हो सकती है अशरफ की रवानगी। आपको बता दें, प्रयागराज कोर्ट का अहम निर्देश, अशरफ को फिजिकल रूप से पेशी करना, पेशी पर आने का दिया निर्देश। और हमारे संवाददाता शानू बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शानू, अशरफ को फिजिकली हाजिर होने के लिए कोर्ट ने कहा है, जिस तरीके से अशरफ के वकील ने कोर्ट से दलील की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने के लिए, जिसको कोर्ट ने ठुकरा दिया। पूरा मामला क्या है निर्देश कोर्ट के? देखिए मानस, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा प्रकरण जो है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के तार कहीं ना कहीं अशरफ, जो कि माफिया अतीक का भाई है और 2-2.5 साल से करीब बरेली जिला जेल में बंद है, उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसी दौरान अब जो है अशरफ को लेकर के जो फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रयागराज पुलिस 2 दिन पहले की बात की जाए तो 2 दिन पहले से ही बरेली में डेरा डाली हुई थी और जिला जेल पहुंची भी थी और लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से देर शाम परसों अशरफ को नहीं ले जाया गया प्रयागराज। लेकिन उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अर्जी जो है अशरफ के वकील लगातार लगा रहे थे कि वीसी के द्वारा जो है हमारे क्लाइंट की पेशी कराई जाए और उसी के बाद ही आगे कार्रवाई की जाए। लेकिन अब जो है प्रयागराज कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया है और कहा है कि पेशी जो है फिजिकली रूप से होगी और इसमें अशरफ को आना होगा। लेकिन उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी, अशरफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की होगी और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर से मानस, पहले भी बात की जाए तो उमेश पाल अपहरण कांड के बाद पेशी के बाद जो है अशरफ ने बड़े आरोप लगाए थे यूपी पुलिस पर कि किसी एक बड़े आला अधिकारी ने उसको धमकी दी है, 2 हफ्ते के बाद उसको जो है जेल से निकाल करके निपटा दिया जाएगा। तो ऐसे आरोप लगाए थे और साफ तौर पर से
जो उसकी पत्नी है फातिमा, वो भी आरोप लगा रही है कि सीबीआई जांच की मांग हो और हमें हमारे जो है अशरफ है उनकी जान का खतरा है। तो तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे। इन्हीं आरोपों को देखते हुए जो है कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय लिया है कि अब पेशी जो है फिजिकल रूप से होगी। फिलहाल आज की बात की जाए तो सुबह से ही के न्यूज की टीम वहां पर जिला जेल के पास बैठी हुई थी कि लगातार देख रही थी कि किस तरीके से अशरफ को निकाला जाएगा, लेकिन आज भी अशरफ को नहीं निकाला गया। तो कयास लगाए जा रहे हैं सोमवार की सुबह, तड़के सुबह जो है अशरफ को निकाला जा सकता है और यहाँ से पेशी के लिए प्रयागराज ले जाया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी संभावना जो है सोमवार के लिए जताई जा रही है वो पूरी होती भी है या नहीं। मानस। हाँ शानू, जिस तरह आज अवकाश का दिन है, आज तो शायद अशरफ को नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन कल सोमवार को अशरफ को ले जाने की जैसी चर्चा हो रही है, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम हो सकते हैं? जिस तरह कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए जाएं, पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया है, तो सुरक्षा के इंतजाम को लेकर क्या अपडेट देंगे आप? देखिए मानस, अभी सुरक्षा की बात की है तो ऐसी कोई भी गाइडलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी बात है कि अशरफ को लेकर के कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। तो जाहिर सी बात है यूपी पुलिस की टीमें जो है उसके काफिले के साथ जाएंगी और यूपी एसटीएफ भी कहीं ना कहीं उसके साथ काफिले में शामिल हो सकती है। और तो साफ तौर पर से अभी की बात की जाए तो जो वज्र वाहन होता है वो बरेली में यूपी 70 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी साथ में जाया जा सकता है। तो फिलहाल कुल मिलाकर के सुरक्षा को जो है पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उसी के बाद अशरफ को यहां से निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक अशरफ को नहीं निकाला गया है। और आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन होता है, और लेकिन प्रयागराज की दूरी बरेली से करीब 500 किलोमीटर की है, तो तड़के सुबह निकालना और शाम तक पेशी कराना ये संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है आज भी हो सकता है कि आज देर शाम उसको निकाला जाए या फिर कल सुबह उसको जल्दी निकाला जाए या फिर परसों उसकी पेशी हो। तो तमाम तरीके के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कोई निष्पक्षता के साथ बात कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी जो V2 वारंट जारी हुआ था कोर्ट की तरफ से, उसमें साफ तौर पर से ये उसका मायने होते हैं कि कोई भी उसमें तारीख स्पष्ट नहीं होती है कि आपको इस तारीख को उसको पेश करना है। उसमें सिर्फ ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप इसको जल्द से जल्द पुलिस रिमांड के लिए पेश कर सकते हैं और उसी के बाद जो है पुलिस रिमांड मिल सकती है। तो ऐसा कोई ऐसी तारीख अभी निश्चित नहीं है कि उसको कल ही पेश कराना। हो सकता है कि वो परसों पेश हो और कल जो है बरेली जिला जेल से निकाला जाए। माना। हाँ शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता बरेली से शानू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आपको बता दें कि अशरफ को, इस बीच रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत हो। आपको सीधे लिए चलते हैं, अमेठी से खबर आपको दिखाते हैं। तो माफ कीजिएगा, सुल्तानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी के प्रयासों से लग रहा पोषण उत्सव मेला। पोषण देश रोशन के तहत मनाया गया पोषण उत्सव मेले का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। तो स्मृति ईरानी के प्रयासों से लग रहा पोषण उत्सव मेला। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पोषण देश रोशन के तहत मनाया गया पोषण त्योहार, मेले का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। सांसद विजय गुप्ता प्रभारी मंत्री ने किया उद्घाटन। तो सुल्तानपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिले की तहसीलों में पोषण उत्सव मेला मनाया गया। स्मृति ईरानी के प्रयासों से लग रहा पोषण उत्सव मेला। पोषण देश रोशन के तहत मनाया गया पोषण त्योहार। आपको बता दें, मेले का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। स्मृति ईरानी के प्रयासों से लग रहा पोषण उत्सव मेला। तो इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अगली खबर कानपुर से आ रही है। आपको बता दें, हादसे के तीसरे दिन पड़ोस के मकान में भी आग की लपटें पहुंची। कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ समेत तमाम अधिकारी नहीं बुझा पा रहे आग। हादसे के तीसरे दिन पड़ोस के मकान में भी आग की लपटें पहुंची। अनवरगंज के बांस मंडी इलाके में रेडीमेड बाजार में लगी थी भीषण आग।
आईआईटी की टीम बिल्डिंगों की गुणवत्ता जांचने पहुंची। तो आपको अहम जानकारी कानपुर से दिखा रहे हैं। 3 दिन के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हादसे के तीसरे दिन पड़ोस के मकान में भी आग की लपटें पहुंची। अनवरगंज के बांस मंडी इलाके में रेडीमेड बाजार में लगी थी ये भीषण आग। आईआईटी की टीम बिल्डिंगों की गुणवत्ता जांचने पहुंचेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म सिटी मनाली जाने के लिए अब लोगों को ज्यादा टोल टैक्स भरना होगा, क्योंकि एक बार फिर से टोल रेट बढ़ा दिए गए हैं। 1 अप्रैल से नई दरें भी लागू कर दी गई हैं। डोलू नाला टोल प्लाजा पर नए रेट चार्ट लगा दिए गए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम अहम खबर कानपुर से दिखा रहे थे आपको। कानपुर से अहम खबर से रूबरू करा रहे थे आपको। एनडीआरएफ समेत तमाम टीमें मौके पर मौजूद। हादसे के तीसरे दिन भी आग पर काबू नहीं पा सकी तमाम टीमें। अनवरगंज के बांस मंडी इलाके में रेडीमेड बाजार में लगी थी भीषण आग। आईआईटी की टीम बिल्डिंगों की गुणवत्ता जांचने पहुंचेगी। कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ समेत तमाम अधिकारी नहीं बुझा पा रहे हैं अभी तक भीषण आग। हादसे के तीसरे दिन भी पड़ोस के मकान में आग की लपटें पहुंची। अनवरगंज के बांस मंडी इलाके के रेडीमेड मार्केट में ये भीषण आग लगी थी। आज तीसरा दिन होने के बावजूद भी आग पर पूर्णतः काबू नहीं पाया जा सका है। हादसे के तीसरे दिन भी पड़ोस के मकान में भी आग की लपटें पहुंचने की खबर आ रही है। अनवरगंज के बांस मंडी इलाके में रेडीमेड बाजार में बड़ी अग्निकांड की यह घटना सामने आई, जिसके बाद 3 दिनों से लगातार तमाम टीमें प्रयास कर रही हैं आग बुझाने की, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आपको बता दें, अनवरगंज के बांस मंडी इलाके में रेडीमेड बाजार में लगी थी ये भीषण आग। साथ ही आईआईटी की टीम बिल्डिंगों की गुणवत्ता जांचने पहुंचेगी, ऐसा बताया जा रहा है। आसपास की बिल्डिंगों की गुणवत्ता जांचने जाएगी आईआईटी की टीम। तो अनवरगंज के बांस मंडी इलाके में रेडीमेड बाजार में आग का ये मामला आपको दिखा रहे हैं। आईआईटी की टीम बिल्डिंगों की गुणवत्ता जांचने पहुंचेगी। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि आसपास के कई मकानों में भी आग की लपटें पहुंच रही हैं। साथ ही कई मकानों में दरारें पड़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। इस बीच आईआईटी की टीम मकानों की गुणवत्ता की जांच करने पहुंचेगी। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं, 3 दिन के बाद होने के बाद भी आग लगातार अपना विकराल रूप दिखा रही है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।